माया पंछी का समूह। अध्याय 17। शैक्षणिक कानून क्रमांक 24। हैरी उस वीकेंड में जितना खुश था उतना पूरे सत्र में कभी नहीं था। उसने और रॉन ने रविवार का ज़्यादातर वक्त अपने होमवर्क को निपटाने में लगाया था। महल के बाहर धूप निकली हुई थी, इसलिए वो हॉल की टेबलों में बैठने की बजाय पढ़ाई का सामान लेकर बाहर चले गए। वो झील के किनारे एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए। हरमाइनी अपना होमवर्क पहले ही निपटा चुकी थी, इसलिए अपने साथ ऊन लाई थी। उसने अपनी बुनाई की सलाइयों पर जादू कर दिया था ताकि वो उसके साथ हवा में चलती रहें और तेज़ी से हैट और स्कार्फ बनाती रहें। हैरी को इस बात से बड़ी राहत महसूस हो रही थी कि वो अम्बरिज और मंत्रालय के विरोध में कुछ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इस बार विद्रोह में अहम भूमिका निभा रहा है। वो शनिवार की मीटिंग को बार बार याद करता। वो सब लोग उसे गुप्त कलाओं से रक्षा सीखने आए थे। वो लोग उसे झूठा या सिरफरा नहीं समझते थे, बल्कि प्रशंसा की निगाह से देखते थे। ये सोचने के बाद वो इतना उत्साहित हो गया कि वो सोमवार की सुबह भी खुश था। हालांकि उस दिन उसकी सबसे कम प्री क्लासें थीं। वो और रॉन अपने कमरे में नीचे उतरते समय एंजेलिना के सुझाव पर बात करने लगे कि उन्हें उस रात को होने वाली क्विडिच प्रैक्टिस में एक नए दांव पर मेहनत करनी थी, जिसका नाम स्लॉप ग्रिप रोल था। जब उन्होंने धूप से नहाए हॉल को आधा पार कर लिया, तब जाकर उनका ध्यान हॉल की उस चीज़ की तरफ गया जो पहले ही कुछ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। नया नोटिस काले बड़े अक्षरों में था। उसके नीचे एक तरफ बहुत ही आधिकारिक दिखने वाली सील लगी थी, जिसके पास साफ घुमावदार साइन थे। हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक के आदेश से सभी विद्यार्थी संगठन, संस्थाएं, टीम, समूह और क्लब तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। पुनर्गठन की अनुमति सर्वोच्च प्रशासक से ली जा सकती है। जो विद्यार्थी किसी ऐसे संगठन, संस्था, टीम, समूह या क्लब का सदस्य रहेगा या बनाएगा जिसके लिए सर्वोच्च प्रशासक की सहमति नहीं ली गई है, तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। उपरोक्त आदेश शैक्षणिक कानून क्रमांक 24 के अनुपालन से है। हस्ताक्षर डोलरेस जेन अम्ब्रिज, सर्वोच्च प्रशासक। हैरी और रॉन ने सेकेंड ईयर के कुछ चिंतित दिख रहे विद्यार्थियों के ऊपर से झांकते हुए नोटिस पढ़ा। उनमें से एक ने अपने दोस्त से पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो गॉबस्टोन क्लब को बंद करने वाली हैं। मुझे लगता है गॉबस्टोन्स क्लब की इजाज़त मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रॉन ने उदासी से कहा, जिसे सुनकर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी उछल पड़े। हैरी एक बार फिर नोटिस को पढ़ने लगा। शनिवार से उसके भीतर जो खुशी भरी हुई थी वो काफुर हो गई। उसने अपना हाथ मुक्के में तानते हुए कहा, यह संयोग नहीं है, उन्हें पता चल गया है। रॉन तत्काल बोला, उन्हें पता नहीं चल सकता। शराब खाने में और भी लोग थे जो हमारी बातें सुन रहे थे। कोई भी जाकर अम्बरिज को बता सकता है। ज़कारियस स्मिथ, रॉन ने अपने हाथ पर मुक्का मारते हुए तत्काल कहा। या फिर मुझे तो माइकल कॉर्नर की आंख में भी चालाकी की झलक दिख रही थी। क्या पता हरमाइनी ने नोटिस पढ़ा है या नहीं। रॉन बोला, चलो उसको चलकर बता देते हैं। अभी वो छठी पायदान पर पहुंचा था कि तभी ज़ोरदार आवाज़ के साथ सीढ़ियां फिसल पट्टी जैसी लंबी ढलान में बदल गईं। एक पल के लिए रॉन ने ऊपर जाने की कोशिश की, अपने हाथ पवन चक्कियों की तरह तेज़ी से लहराए। फिर वो पीछे की तरफ गिर गया और ढलान पर पीठ के बल फिसलता हुआ हैरी के पैरों के पास आ गया। मुझे नहीं लगता हमें लड़कियों के कमरे में जाने की इजाज़त है। फोर्थ ईयर की 2 लड़कियां नीचे देखने के लिए आ गई थीं और खुश हो रही थीं। इस दौरान हैरी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। ओह, ऊपर आने की कोशिश किसने की थी? मैंने, रॉन ने कहा, जो अब भी थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था ऐसा होगा। हरमाइनी को हमारे कमरे में आने की इजाज़त है, फिर हमें उसके कमरे में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहुत पुराना नियम है, हरमाइनी ने कहा, जो अभी अभी उनके सामने ढलान से फिसल कर आई और खड़ी हो रही थी। हॉगवर्ट्स एक इतिहास में लिखा हुआ है कि संस्थापकों की राय में लड़के लड़कियों से कम विश्वसनीय होते हैं। चलो छोड़ो, अभी बताओ तुम ऊपर आने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तुमसे मिलने के लिए इसकी तरफ देखो। हरमाइनी की आंखें तेज़ी से नोटिस बोर्ड पर घूमती हुई नीचे तक आ गईं। उसके चेहरे का भाव पथरीला हो गया। रॉन ने गुस्से से कहा, किसी ने उससे जाकर चुगली कर दी होगी। हरमाइनी धीमी आवाज़ में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कितनी भोली हो, तुम सोचती हो सब लोग तुम्हारे जितने विश्वसनीय और सम्मानीय होते हैं। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चर्म पत्र पर हम सब ने साइन किए थे, मैंने उस पर एक मंत्र पढ़ दिया था। मेरा यकीन करो, अगर किसी ने अमृत से चुगली की होगी तो हमें पता चल जाएगा वो कौन है, और वो इस बात पर बहुत पछताएगा।
रॉन ने उत्सुकता से पूछा, उसके साथ क्या होगा? देखो, इसे इस तरह समझो, इससे एलोइस मिज़ेन जैसे मुहासे सुंदर चकत्ते जैसे लगने लगेंगे। चलो नीचे नाश्ता करने चलते हैं, देखते हैं बाकी विद्यार्थी क्या सोचते हैं, क्या पता सभी हाउसों में लगी भी है या नहीं। बड़े हॉल में घुसते समय उन्हें तत्काल समझ आ गया, अम्बरीज का नोटिस सिर्फ गरुड़ द्वार में ही नहीं लगा था। घूम घूम कर लोग नोटिस में लिखी बातों के बारे में बातचीत कर रहे थे। नेविल, डीन, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी उनके पास आ गए। क्या तुमने देखा? तुम्हें क्या लगता उन्हें पता चल गया? अब हम क्या करेंगे? वो सब हैरी को देख रहे थे। उसने चारों तरफ नज़र डालकर देखा, आसपास कोई टीचर तो नहीं। उसने धीरे से कहा, जाहिर है हम इसके बावजूद ये काम करेंगे। जानता था तुम यही कहोगे, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा और हैरी की बाँह थपथपाई। प्रीफेक्ट्स का भी यही कहना है? फ्रेड ने रॉन और हरमाइनी की तरफ सवालिया निगाह डालते हुए कहा। और क्या? हरमाइनी ने शांति से कहा। ये लो अर्नी और हन्ना एबॉट आ रहे हैं। चीलघात के विद्यार्थी जकारियस स्मिथ भी हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मुहासे नहीं दिख रहे हैं। हरमाइनी दहशत में दिखने लगी। मुहासों को छोड़ो, वे मूर्ख इस वक्त यहाँ नहीं आ सकते। इससे मामला संदिग्ध लगने लगेगा, बैठ जाओ। उसने मुंह से इशारा करके अर्नी और हन्ना से कहा तथा तेज़ी के साथ हाथ हिलाकर उन्हें मेहनत कश टेबल पर लौट कर जाने का इशारा किया। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। मैं माइकल को बता देती हूँ, जिनी ने बेंच से उठते हुए अधीरता से कहा। वो भी कितना मूर्ख है। वो तेज़ी से चील घात की टेबल की तरफ चल दी, जो ज़्यादा दूर नहीं थी। उसकी घुंघराले बालों वाली सहेली से वो बातचीत कर रही थी, जिसे लेकर वो हॉग्स हेड आई थी। क्या अम्बरीज के नोटिस से डरकर वो मीटिंग में नहीं आएगी? लेकिन उस नोटिस के पूरे परिणाम तब तक नहीं महसूस हुए जब तक कि वो बड़े हॉल से निकलकर जादू का इतिहास विषय की क्लास में नहीं जाने लगे। हैरी, रॉन! एंजेलिना बहुत परेशान दिखती हुई तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी। तुम जानते हो इसमें क्विडिच भी शामिल है? एंजेलिना उसकी बात काटते हुए बोली। हमें उनसे गरुड़ द्वार की टीम दोबारा बनाने की इजाज़त लेनी होगी। क्या? हैरी ने कहा। रॉन दहशत में बोला, अरे नहीं, तुम नोटिस ध्यान से पढ़ो, उसमें टीमों का जिक्र भी है। इसलिए सुनो हैरी, मैं ये बात आखिरी बार बोल रही हूँ, मेहरबानी करके अम्बरीज को दोबारा गुस्सा मत दिलवाना। ठीक है, हैरी ने कहा, क्योंकि एंजेलिना को देख के लग रहा था जैसे उसके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। चिंता मत करो, मैं उनके साथ अच्छे से पेश आऊँगा। शर्त लगाता हूँ अम्बरीज जादू का इतिहास की क्लास में हैं, रॉन ने उदासी से कहा जब वे बिन्स की क्लास की तरफ जाने लगे। उन्होंने अब तक बिन्स की क्लास का इंस्पेक्शन नहीं किया है, लेकिन उसकी ये बात गलत थी। जब वो क्लासरूम में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ एक ही टीचर थे, और वो थे प्रोफेसर बिन्स, जो हमेशा की तरह अपनी कुर्सी से 1 इंच ऊपर तैर रहे थे और दानवों के युद्ध पर अपना नीरस लेक्चर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। हैरी ने तो आज उनके लेक्चर को समझने की कोशिश भी नहीं की। वो अपने चर्म पत्र पर आलस से कलम चलाता रहा। बहरहाल जब हरमाइनी ने उसकी पसलियों में जोर से कोहनी मारी तो उसने गुस्से से ऊपर देखा। क्या है? हरमाइनी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। हैरी ने उस तरफ देखा। हेडविग खिड़की की सकरी मुंडेर पर बैठी है और मोटे कांच के पार से उसकी तरफ देख रही है। उसके पैर में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। हैरी को ये बात समझ में नहीं आई। उसने अभी अभी नाश्ता किया था, आखिर वो चिट्ठी उस समय लेकर क्यों नहीं आई जैसा हमेशा होता था। उसके कई सहपाठी भी हेडविग की तरफ इशारा कर रहे थे। हैरी ने सुना लेवेंडर पार्वती से कह रही थी, ओह मुझे वो उल्लू हमेशा से बहुत पसंद है, कितनी सुंदर है। उसने मुड़कर प्रोफेसर बिन्स की तरफ देखा, जो अपने नोट्स पढ़ने में डूबे हुए थे। उन्हें ज़रा भी पता नहीं चला पूरी क्लास का ध्यान आज उनकी तरफ सामान्य से कम था। हैरी चुपचाप कुर्सी से फिसला, झुककर खिड़की की तरफ गया। कुंडी सरकाकर बहुत धीरे से खिड़की खोल दी। उसे उम्मीद थी हेडविग चिट्ठी निकलवाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा देगी, फिर उल्लू घर की तरफ उड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली वो अंदर आ गई। उदास आवाज़ में सिसकने लगी। हैरी ने खिड़की बंद करके प्रोफेसर बिन्स की तरफ चिंता से देखा। वो दोबारा नीचे झुका, हेडविग को अपने कंधे पर बैठाकर तेज़ी से सीट पर वापस आ गया। हेडविग को अपनी गोद में रखा, उसके पैर में बंधी चिट्ठी निकालने की तैयारी कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ हेडविग के पंख बुरी तरह मुड़े हुए थे, कुछ तो गलत तरफ झुके हुए थे। उसका एक डैना अजीब कोण पर था। ये घायल है। रॉन और हरमाइनी झुककर देखने लगे। हरमाइनी ने अपनी कलम निकाल कर नीचे रख दी। देखो, उसके डैने के साथ कुछ गड़बड़ है। हेडविग कांप रही थी। जब हैरी ने उसके डैने को छूने की कोशिश की तो वो थोड़ी उछली। उसके सभी पंख सिरे पर आ गए, जैसे वो खुद को फुला रही हो। फिर वो उसे हिकारत से घूरने लगी। प्रोफेसर बिन्स,
हैरी ने जोर से कहा, जिससे सुनकर क्लास के सभी विद्यार्थी उसकी तरफ देखने लगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रोफेसर बिन्स ने अपनी निगाह नोट्स के ऊपर उठाई। वो हमेशा की तरह अपने सामने इतने सारे विद्यार्थियों को देखकर हैरान दिखे। तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने सपनीले अंदाज में कहा। बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लगता है मुझे अस्पताल जाना चाहिए, हैरी ने दृढ़ता से कहा। हेडविग को अपनी पीठ के पीछे छुपाते हुए खड़ा हो गया। हाँ, अस्पताल जाओ। कमरे से बाहर निकलकर हैरी ने हेडविग को कंधे पर रख लिया। गलियारे में तेज़ी से चलने लगा। जाहिर है हेडविग का इलाज करवाने का पहला विकल्प हैग्रिड था, लेकिन चूंकि हैग्रिड का कोई अता पता नहीं था, इसलिए उसके पास यही विकल्प था कि वो प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक को खोजे और उम्मीद करे कि वो मदद करेंगी। हेडविग उसके कंधे पर हिलते समय धीरे धीरे कर्कश आवाज़ निकाल रही थी। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक हैग्रिड के कैबिन के आसपास भी नज़र नहीं आ रही थी। अगर वो पढ़ा नहीं रही थी तो शायद स्टाफ रूम में होंगी। स्टाफ रूम के दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर के गारगोयल तैनात थे। हैरी पास आया तो एक ने कहा, राजा बेटे, तुम्हें क्लास में होना चाहिए। हैरी ने रूखेपन से कहा, यह बहुत ज़रूरी मामला है। ओह, ऐसा क्या? दूसरे गारगोयल ने ऊंचे स्वर में कहा, अच्छा, तुमने तो हमें निरुत्तर कर दिया है। हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसे कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। सामने प्रोफेसर मैगोनिकल खड़ी थी। उन्होंने तत्काल पूछा, तुम्हें कोई और सज़ा तो नहीं मिली? उनके चश्मे के भीतर से दहशत भरी चिंगारी निकलती दिख रही थी। नहीं प्रोफेसर। तो फिर क्लास में क्यों नहीं हो? जाहिर है ये मामला बहुत ज़रूरी है, दूसरे गारगोयल ने ताना मारते हुए कहा। मैं प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक को खोज रहा हूँ। मेरी उल्लू घायल हो गई है। तुमने क्या कहा? घायल उल्लू? प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे आ गई थी। वो एक पाइप पी रही थी और दैन एक जादूगर पकड़े थी। हाँ, हैरी ने हेडविग को सावधानी से कंधे से उतारा। वो बाकी उल्लुओं के आने के बहुत देर बाद आई थी। उसका डहना बहुत अजीब है, देखिए। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने पाइप दांतों में दबाया और हैरी के हाथ से उल्लू ले लिया, जबकि प्रोफेसर मैगोनिकल देखती रही। ऐसा लगता है इस पर किसी ने हमला किया है। हालांकि मैं सोच नहीं पा रही हूँ ऐसा कौन कर सकता है। थेस्ट्रॉल कई बार चिड़ियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन हैग्रिड ने हॉगवर्ट्स के थेस्ट्रॉल को अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया है कि वो उल्लुओं को छुए तक नहीं। थेस्ट्रॉल क्या होते हैं? हैरी ये बात न तो जानता था ना उसकी परवाह थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि हेडविग ठीक हो जाएगी या नहीं। बहरहाल प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरी की तरफ पैनी निगाह डालते हुए कहा, पॉटर, क्या तुम जानते हो ये उल्लू कितनी दूर से आ रही है? मुझे लगता है लंदन से। उसकी निगाहें एक पल के लिए प्रोफेसर मैगोनिकल से मिलीं और जिस तरह से उनकी भौहें ऊपर उठी थी, हैरी जान गया कि वो समझ गई हैं। लंदन मतलब 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने अपने दुशालों के भीतर से मोनोकल यानी एक आंख वाला चश्मा निकालकर अपनी आंख पर लगाया, जिससे वो हेडविग के डहने की करीब से जांच कर सकें। फिर बोली, मेरे पास छोड़ जाओ, इसका इलाज कर दूंगी। वैसे भी कुछ दिनों तक इसे उड़ना नहीं चाहिए। ओह ठीक है, धन्यवाद, हैरी ने कहा जब ब्रेक की घंटी बजी। कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा। स्टाफ रूम में जाने के लिए मुड़ी। प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, 1 मिनट विल्हेल्मिना, पॉटर की चिट्ठी तो दे दो। ओह हाँ, हैरी ने कहा, जो हेडविग के पैर में बंधे चर्मपत्र को भूल गया था। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने उसे चिट्ठी दे दी और हेडविग को लेकर स्टाफ रूम में उछल हो गई। हेडविग हैरी को इस तरह घूर रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे इस तरह किसी को कैसे सौंप सकता है। थोड़ा अपराधी महसूस करते हुए वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल ने आवाज़ लगाकर रोक दिया। पॉटर। जी प्रोफेसर। उन्होंने गलियारे में झांक कर देखा। दोनों दिशाओं से विद्यार्थी आ रहे थे। ये ध्यान रखना, हो सकता है हॉगवर्ट्स में आने जाने वाली चिट्ठियों की निगरानी हो रही हो, ठीक है? मैं, हैरी ने कहा, लेकिन गलियारे में आते विद्यार्थियों का रेला अब उसके तक पहुंचने वाला था। प्रोफेसर मैगोनिकल हल्के से सिर हिलाकर स्टाफ रूम में चली गई। हैरी बाहर खड़ा रह गया और भीड़ के साथ अहाते में पहुंच गया। उसे एक छायादार कोने में रॉन और हरमाइनी दिखे। हैरी ने उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए चर्मपत्र खोला। उसमें सीरियस की लिखावट में 5 शब्द थे, आज उसी समय उसी जगह। रॉन ने पूछा, तुम उसे कहाँ ले गए थे? हैरी ने कहा, ग्रबली प्लैंक के पास। वहाँ पर मैगोनिकल भी मिल गई थी। सुनो। उसने उन्हें प्रोफेसर मैगोनिकल की कई बातें बता दी। उसे हैरानी हुई कि उनमें से कोई भी सदमे में नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाया। देखो, मैं अभी रॉन से यही कह रही थी, कहीं किसी ने हेडविग को बीच में पकड़ने की कोशिश तो नहीं की है? मेरा मतलब है, आज तक कभी सफ़र के दौरान उस पर हमला नहीं हुआ है। वैसे चिट्ठी किसकी है? हैरी ने धीरे से कहा, स्निफल्स की। उसी समय उसी जगह, यानी गरुण द्वार हॉल की आग।
जाहिर है, हरमाइनी ने चिट्ठी पढ़ते हुए कहा। वो परेशान दिख रही थी। मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि इसे किसी ने पढ़ा ना हो। जब दोबारा घंटी बजी तो हरमाइनी अपने बैग को दोबारा अपने कंधे पर लटकाती हुए बोली, जादू से चर्मपत्र को दोबारा सील करना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, और अगर छू नेटवर्क पर निगरानी हो रही है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम उसे ना आने की चेतावनी कैसे दे सकते हैं? हमारी चेतावनी को पकड़ा जा सकता है। वो पत्थर की सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में बनी जादुई काढ़े की क्लास की तरफ बढ़ने लगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी हमेशा की तरह क्लास की पीछे वाली मनपसंद सीट पर बैठ गए। उन्होंने चर्मपत्र, कलम और 1000 जादुई जड़ी बूटियाँ और फफूंदियाँ पुस्तक निकाल ली। स्नैप ने अपनी धीमी व्यंग्यात्मक आवाज़ में कहा, सभी ध्यान दो, आज हमारे साथ एक मेहमान है। हैरी ने देखा वहाँ पर प्रोफेसर अम्बरिज अपने घुटनों पर क्लिप बोर्ड लिए बैठी हैं। हैरी ने अपनी भौहें उठाकर रॉन, हरमाइनी की तरफ कनखियों से देखा। जिन दो टीचर्स से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था, आज वो एक साथ थे। हम आज अपने शक्तिवर्धक काढ़े पर काम जारी रखेंगे। तुम लोगों ने पिछली क्लास में अपने काढ़े को जैसा छोड़ा था वो तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अगर सही तरीके से बनाया गया होगा तो वीकेंड पर ये अच्छी तरह से पक गया होगा। उन्होंने अपनी छड़ी लहराई। निर्देश बोर्ड पर लिखे हैं, काम में लग जाओ। प्रोफेसर अम्बरिज क्लास के पहले आधे घंटे में कोने में बैठकर नोट्स लिखती रहीं। हैरी सुनने के लिए लालयित था कि वो स्नैप से क्या पूछती हैं। उसकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने काढ़े पर ध्यान नहीं दे रहा था। हरमाइनी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे तीसरी बार गलत सामान डालने से रोका। अनार का रस नहीं हैरी, सैलेमेंडर का खून। हैरी ने बोतल नीचे रख दी और कोने की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है। अम्बरिज अभी उठकर खड़ी हुई थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, जब वो डेस्कों की 2 लाइन के बीच से होती हुई स्नैप की तरफ आईं, जो डीन थॉमस की कड़ाही पर झुके हुए थे। अच्छा, ये क्लास अपने स्तर से काफ़ी आगे दिखती है, उन्होंने तेज़ी से कहा। हालांकि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्हें शक्तिवर्धक काढ़े जैसी चीज़ सिखाना सही है? मुझे लगता है मंत्रालय को इसे पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। स्नैप धीरे धीरे सीधे हुए उनकी तरफ मुड़कर देखने लगे। अम्बरिज ने पूछा, आप हॉगवर्ट्स में कितने समय से पढ़ा रहे हैं? 14 साल से। उनके चेहरे का भाव सपाट था। हैरी ने गौर से देखते हुए अपने काढ़े में कुछ बूंदें डाल दीं। उसमें से खतरनाक तरीके से धुआं उठा। उसका रंग फिरोजी से नारंगी हो गया। अम्बरिज ने स्नैप से पूछा, मुझे लगता है आपने गुप्त कलाओं के टीचर के पद के लिए आवेदन किया था। हाँ, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, जाहिर है। और मुझे लगता है जब से आप इस स्कूल में आए हैं तभी से हर साल गुप्त कलाओं के टीचर पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। हाँ, अम्बरिज ने पूछा, आपको अंदाज़ा है कि डंबलडोर आपको नियुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्नैप ने झटके से कहा, ये सवाल आप उन्हीं से पूछें तो अच्छा रहेगा। ओह, ज़रूर पूछूंगी। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। ओह हाँ, प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा, मंत्रालय टीचर्स की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी चाहता है। वो मुड़ी और पेंसी पार्किंसन के पास जाकर उससे पढ़ाई के बारे में सवाल पूछने लगी। हैरी ने अपनी निगाह तत्काल अपने काढ़े की तरफ झुका ली, जो अब बुरी तरह जम रहा था और जले हुए रबड़ जैसी बदबू कर रहा था। पॉटर एक बार फिर 0, स्नैप ने दुर्भावना से कहा और छड़ी लहराकर हैरी की कड़ाही खाली कर दी। इस काढ़े को बनाने के सही तरीके पर एक निबंध लिखकर मुझे बताना। उसमें ये बताना कि तुमसे गलती कहाँ हुई और क्यों हुई। अगली क्लास में निबंध ज़रूर दिखाना, समझ गए? हैरी ने गुस्से से कहा। ठीक है। स्नैप ने पहले ही उन्हें होमवर्क दे दिया था, जबकि शाम को उसे क्विडिच प्रैक्टिस करनी थी। ज्योतिष की क्लास में गोता मार दूं? उसने उदासी से कहा, जब वो लंच के बाद अहाते में खड़े थे और हवा उनके दुशाले के सिरे और हैट के कोने से टकरा रही थी। मैं बीमारी का बहाना करके स्नैप का निबंध पूरा कर लूँगा, फिर मुझे आधी रात तक जागना नहीं पड़ेगा। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा, तुम ज्योतिष की क्लास में गोता नहीं मार सकते। देखो तो सही, कौन बोल रहा है? रॉन ने गुस्से से कहा, तुमने तो ज्योतिष विषय ही छोड़ दिया है। तुम तो ट्रिलोनी से नफरत करती हो। मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ, बस ये सोचती हूँ कि वो बहुत बुरी टीचर हैं और सचमुच धोखेबाज हैं। लेकिन हैरी आज जादू का इतिहास ही क्लास छोड़ चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता उसे कोई और क्लास छोड़नी चाहिए। उसकी बात में सच्चाई थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए आधे घंटे बाद हैरी ज्योतिष की क्लास में गर्म और बहुत खुशबूदार माहौल में बैठा हुआ था। हैरी ने सोचा कि निश्चित रूप से बहुत सारे मनगढ़ंत सपनों का अर्थ खोजने की कोशिश करने की बजाय वो स्नैप के निबंध पूरे कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहरहाल ऐसा लगा ज्योतिष की क्लास में एकमात्र वही व्यक्ति नहीं था जो गुस्से में था। प्रोफेसर ट्रेलोनी ने ड्रीम ऑरिकल की एक पुस्तक हैरी और रॉन के बीच में टेबल पर पटक दी। उनके होठ सिकड़े हुए थे
उन्होंने ऑरेकल की एक पुस्तक सीमस और डीन की तरफ फेंकी, जो सीमस के सिर पर पढ़ते पढ़ते बची, और आखिरी पुस्तक नेविल के सीने पर इतनी ज़ोर से मारी कि वो सीट से फिसल गया। अच्छा, तो अब काम शुरू करो। उनकी आवाज़ तीखी और बौखलाई थी। तुम जानते हो क्या करना है? मैं इतनी गई गुजरी टीचर हूँ कि तुम्हें अभी तक पुस्तक खोलना भी नहीं सिखा पाई हूँ। क्लास ने उनकी तरफ उलझन में देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। बहरहाल हैरी समझ गया मामला क्या है। जब प्रोफेसर ट्रेलॉनी टीचर की ऊंची पीठ वाली कुर्सी तक गईं तो उनकी आंखों में गुस्से के आंसू भरे दिखाई पड़े। हैरी ने कहा, मुझे लगता है उन्हें इंस्पेक्शन का परिणाम पता चल गया है। पार्वती पाटिल ने धीमी आवाज़ में कहा, प्रोफेसर क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? गड़बड़? बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से मेरा अपमान हुआ है, मुझ पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने एक कपकपाती हुई सांस खींची। उनके चश्मे के नीचे से गुस्से के आंसू छलक गए। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, उन्होंने भरे गले से कहा। 16 साल की निष्ठावान सेवा उसे दरकिनार कर दिया गया, लेकिन मैं ये अपमान नहीं सहूँगी, नहीं, कभी नहीं सहूँगी। पार्वती ने कातर अंदाज में पूछा, लेकिन प्रोफेसर आपका अपमान किसने किया? अधिकारियों ने, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने एक गहरी नाटकीय कांपती आवाज़ में कहा। जाहिर है हम भविष्यवक्ताओं से लोग हमेशा डरते हैं, हमें हमेशा सताया जाता है। ये तो हमारी नियति है। उन्होंने थूक गटका और शॉल के सिरे से अपने गीले गाल पूंछे। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा कढ़ाई किया हुआ रुमाल निकाला, अपनी नाक साफ की। रॉन खी करने लगा। लेवेंडर ने उसे हिकारत से देखा। प्रोफेसर, आपका क्या मतलब है? क्या प्रोफेसर अम्बरिज ने? पार्वती पाटिल की बात पूरी नहीं हो पाई। प्रोफेसर ट्रेलॉनी चिल्लाई, मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो। वो उछलकर खड़ी हो गई। अब अपना काम करो। बाकी की क्लास में वो उनके बीच घूमती रहीं। उनके चश्मे के पीछे से आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ाती हुई धमकियां देती जा रही थीं। अच्छा होगा मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊं। कितना बड़ा अपमान! प्रोबेशन पर रख दिया। हम कुछ समय तक आपका काम देखेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब हैरी गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में हरमाइनी से मिला तो वो बोला, तुम में और अम्बरिज में एक बात समान है। वो भी ट्रेलॉनी को धोखेबाज समझती हैं। लगता है उन्होंने प्रोफेसर ट्रेलॉनी को प्रोबेशन पर रख दिया है। उसके बोलते समय अम्बरिज कमरे में आ गई। उन्होंने काला मखमली बो लगा रखा था। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर अम्बरिज, विद्यार्थियों ने भावहीनता से एक साथ कहा। छड़ियाँ अंदर रख दो। लेकिन इस बात पर कोई हलचल नहीं हुई। किसी ने अपनी छड़ी निकाली ही नहीं थी। रक्षात्मक जादुई सिद्धांत किताब का 34 नंबर पेज खोलो और तीसरा अध्याय पढ़ो, जिसका शीर्षक है जादुई हमले के प्रति अहानिकारक प्रतिक्रियाएं। बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्विडिच प्रैक्टिस नहीं, एंजेलिना ने खोखले स्वर में कहा जब हैरी, रॉन और हरमाइनी उस रात को डिनर के बाद गरुड़द्वार हॉल में दाखिल हुए। लेकिन मैं तो शांत रहा था, हैरी ने दहशत में कहा। एंजेलिना, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं कसम खाता हूँ। मैं जानती हूँ। उन्होंने तो बस इतना कहा है कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या सोचने के लिए? उन्होंने नाग शक्ति वालों को तत्काल इजाज़त दे दी है, तो फिर हमें क्यों नहीं? लेकिन हैरी जानता था अम्बरिज को गरुड़द्वार पर क्विडिच टीम की इजाज़त न देने की तलवार लटकाए रखने में कितना मज़ा आ रहा होगा। देखो, सकारात्मक पहलू को देखो। कम से कम अब तुम्हारे पास स्नैप का निबंध पूरा करने का समय रहेगा, हरमाइनी ने कहा। ये सकारात्मक पहलू है, हैरी ने तपाक से कहा, जबकि रॉन हरमाइनी को अविश्वसनीय तरीके से घूरता रहा। कोई क्विडिच प्रैक्टिस नहीं और जादुई काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई। हैरी कुर्सी पर लुढ़क गया। उसने अनिच्छा से बैग में से काढ़े का निबंध निकाला और काम में जुट गया। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। हालांकि वो जानता था कि सीरियस आग में बहुत देर बाद दिखेगा, लेकिन फिर भी वो हर कुछ मिनट बाद आग की तरफ देखता। हॉल में अविश्वसनीय मात्रा में शोर हो रहा था। फ्रेड और जॉर्ज अपनी गोतामार टॉफ़ियों में से एक प्रकार की टॉफ़ी को बनाने में आखिरकार सफल हो गए थे। बारी बारी से उसका प्रदर्शन भीड़ के सामने कर रहे थे, जो तालियां बजा रही थी। फ्रेड एक टॉफ़ी का नारंगी सिरा काटता था, जिससे वो तत्काल सबके सामने रखी बाल्टी में उल्टी करने लगता। फिर वो उस टॉफ़ी का बैगनी सिरा मुंह में डालता, जिससे उल्टी बंद हो जाती। ली जॉर्डन वीजली बंधुओं की मदद करते हुए समय समय पर उल्टी को ओझल कर रहा था। ये वही ओझल मंत्र था
जिसका इस्तेमाल स्नैप हैरी के काढ़ों पर करते थे। उल्टी करने, तालियां बजाने और फ्रेड और जॉर्ज के भीड़ के एडवांस ऑर्डर लेने की आवाज़ें लगातार ध्यान भटका रही थीं। शक्तिवर्धक काढ़े के सही तरीके पर ध्यान केंद्रित करना हैरी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हरमाइनी बुरा सा मुंह बनाकर ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगती, जिससे हैरी का ध्यान और भटक जाता। तो फिर जाकर उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? उसने चिढ़कर कहा जब उसने चौथी बार गरुड़ के पंजे के चूर्ण का गलत वजन काटा। हरमाइनी ने दांत भींचकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग तकनीकी रूप से कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग बुरी से बुरी चीज़ खुद खाना चाहें तो उन्हें इस बात का पूरा हक है। इसके अलावा ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी दूसरे मूर्ख ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकते जब तक कि वो ख़तरनाक साबित ना हो जाएं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने देखा जॉर्ज ने बाल्टी में उल्टी की। टॉफ़ी का बाकी हिस्सा निगला और सीधा खड़ा हो गया। हैरी ने फ्रेड, जॉर्ज और ली को उत्सुक दर्शकों से सोने के सिक्के इकट्ठे करते देखकर कहा, देखो, मुझे समझ में नहीं आता कि फ्रेड और जॉर्ज को सिर्फ 3 OWL क्यों मिले हैं। वो लोग सचमुच कमाल के हैं। हरमाइनी ने आलोचना करते हुए कहा, ओह, वो लोग सिर्फ दिखावे की चीज़ें जानते हैं जिनका असल में कोई उपयोग नहीं हो सकता। रॉन ने तनाव भरी आवाज़ में कहा, हरमाइनी, वो अभी तक 26 गैलियन कमा चुके हैं। वीजली बंधुओं के आसपास जमा भीड़ काफ़ी देर बाद छटी। इसके बाद फ्रेड, ली और जॉर्ज काफ़ी देर तक बैठकर अपने कमाए हुए सिक्के गिनते रहे। आधी रात गुजर जाने के बाद ही हैरी, रॉन और हरमाइनी को हॉल खाली मिल पाया। रॉन एक कुर्सी पर टिक कर झपकी ले रहा था। आवाज़ सुनकर उसने दबी हुई हुंकार भरी जागा और आंखें मलते हुए आग की तरफ देखने लगा। सीरियस, उसने कहा। हैरी पलटा। सीरियस का बिखरे बालों वाला सिर आग में एक बार फिर बैठा हुआ था। हाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक साथ कहा और तीनों आग के पास घुटनों के बल बैठ गए। क्रूकशैंक्स ने भी प्यार से म्याऊं की आवाज़ निकाली। गर्मी के बावजूद आग के पास जाकर अपना चेहरा सीरियस के चेहरे के पास ले जाने की कोशिश की। कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा, हैरी ने कहा जब हरमाइनी ने क्रूकशैंक्स को पीछे खींचा ताकि उसकी मूंछ न जल जाए। मंत्रालय ने एक और कानून बना दिया है जिसका मतलब है हमें क्विडिच टीम बनाने की इजाज़त नहीं है और गुप्त कलाओं से रक्षा के गोपनीय समूह बनाने की इजाज़त भी नहीं है। सीरियस ने पूछा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। हैरी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोगों को अपनी मीटिंग की जगह ज़्यादा सावधानी से चुननी चाहिए थी, सीरियस ने कहा जो अब ज़्यादा खुलकर मुस्कुरा रहा था। मैं पूछता हूँ, हॉग्स हेड क्यों चुना था? ये 3 ब्रूमस्टिक्स से ज़्यादा अच्छा था। वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, हरमाइनी ने रक्षात्मक अंदाज में कहा। इसका मतलब है कि दूसरों को तुम्हारी बात सुनने में ज़्यादा मुश्किल आती, सीरियस ने कहा। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है हरमाइनी। हैरी ने पूछा, हमारी बात किसने सुनी? मंडंगस ने, सीरियस ने कहा। उन सभी को हैरान देखकर हंसने लगा। वो काले चोगे वाली जादूगरनी था। वो मंडंगस था? वो हॉग्सहेड में क्या कर रहा था? हैरी ने स्तब्ध होते हुए कहा। वो क्या कर रहा था? जाहिर है तुम पर नज़र रख रहा था, सीरियस ने अधीरता से कहा। मेरा अब भी पीछा किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है और ये अच्छा है। अगर तुम अपनी वीकेंड की यात्रा में पहला काम ये करते कि कोई गैर कानूनी रक्षा समूह बना लो। लेकिन वो नाराज़ या चिंतित नहीं था, इसके बजाय हैरी को गर्व से देख रहा था। तो डंग हमसे क्यों छिप रहा था? हम उसे देखकर खुश होते। 20 साल पहले हॉग्सहेड में उसके आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, सीरियस ने कहा। और उस बारमैन की याददाश्त तो बहुत अच्छी है। स्टर्गिस की गिरफ्तारी के समय मूडी का दूसरा अदृश्य चोगा चला गया है, इसलिए डंग पिछले कुछ समय से जादूगरनी के रूप में रह रहा है। खैर, सबसे पहले रॉन, मैंने वादा किया है मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का संदेशा दूंगा। ओह हाँ, रॉन ने थोड़ा डरते हुए कहा। उनका कहना है कि किसी भी हालत में तुम गुप्त कलाओं से रक्षा के किसी गैर कानूनी गोपनीय समूह में हिस्सा नहीं लोगे। उनका कहना है पता चलने पर तुम्हें निश्चित रूप से स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना है बाद में तुम्हारे पास आत्मरक्षा सीखने का काफ़ी समय रहेगा। इस वक्त तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तो हैरी और हरमाइनी को भी इस समूह में शामिल न होने की सलाह देती हैं, हालांकि वो ये मानती हैं कि दोनों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ इस आधार पर आग्रह कर रही हैं कि वो तुम्हारा भला चाहती हैं। वो ये सारी बातें चिट्ठी में लिख देती हैं, लेकिन अगर उल्लू बीच में पकड़ा गया होता तो तुम सब मुश्किल में पड़ जाते। वो आज रात इसलिए बातें नहीं कर रही क्योंकि वो ड्यूटी पर हैं। कौन सी ड्यूटी पर? क्या करने गई हैं? रॉन ने जल्दी से पूछा। चिंता मत करो, माया पंछी के समूह का काम है।
एक बार फिर खामोशी छाई रही, जिसमें क्रूकशैंक्स ने म्याऊ करते हुए सीरियस के सिर पर पंजा रखने की कोशिश की। रॉन कालीन के एक छेद से खेलता रहा। हैरी ने बुदबुदाकर सीरियस से कहा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं आत्मरक्षा वाले समूह में हिस्सा ना लूं? मैं निश्चित रूप से नहीं। मुझे तो ये बेहतरीन विचार लगता है। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? हैरी ने कहा। उसका मनोबल बढ़ गया था। जाहिर है मुझे लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी और मैं चुपचाप बैठकर अम्बरीज जैसी खूसट बुढ़िया के आदेश को सहन करते? लेकिन पिछले सत्र में तुमने मुझसे कहा था कि मैं सावधान रहूं और जोखिम ना लूं। पिछले साल सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि कोई हॉगवर्ट्स के भीतर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था हैरी। इस साल हम जानते हैं हॉगवर्ट्स के बाहर कोई है जो हम सबको मारना पसंद करेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सही तरीके से आत्मरक्षा करना सीखना बहुत अच्छा विचार है। और अगर हमें स्कूल से निकाल दिया गया तो? हरमाइनी ने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। हैरी ने उसे घूरते हुए कहा, हरमाइनी, ये सुझाव तुम्ही ने दिया था। मैं जानती हूँ ये सुझाव मेरा था। मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि सीरियस क्या सोचता है। सीरियस बोला, देखो ये बेहतर है कि तुम स्कूल से निकल जाओ और आत्मरक्षा करने में समर्थ बन जाओ, बजाय इसके कि बिना कुछ जाने स्कूल में सुरक्षित बैठे रहो। वाह वाह, हैरी और रॉन ने उत्साह से कहा। सीरियस ने कहा, तुम ये समूह कैसे बना रहे हो? मीटिंग कहाँ पर है? यही तो दिक्कत है, हमें पता ही नहीं मीटिंग कहाँ करें। सीरियस ने सुझाव दिया, चीखती हवेली कैसी रहेगी? हाँ, विचार तो अच्छा है, लेकिन हरमाइनी ने संदेह भरी आवाज़ निकाली और तीनों उसकी तरफ देखने लगे। सीरियस का सिर लपटों में घूम गया। देखो सीरियस, जब तुम लोग स्कूल में थे तो सिर्फ तुम 4 लोग ही चीखती हवेली में मिलते थे और तुम सभी रूप परिवर्तन करके जानवरों में बदल सकते थे। तुम चाहते तो तुम सभी एक अदृश्य चोगे के नीचे छिप सकते थे, लेकिन हम 28 हैं। हम में से कोई भी इच्छाधारी नर पशु नहीं है, इसलिए हमें अदृश्य चोगे की नहीं, अदृश्य शामियाने की ज़रूरत पड़ेगी। सही कहा। अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम लोग कोई ना कोई अच्छी जगह खोज ही लोगे। 4थी मंजिल पर बड़े आईने के पीछे एक काफ़ी बड़ा खुफिया गलियारा हुआ करता था। तुम्हें वहाँ मंत्रों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे बताया था कि वो बंद हो चुका है। हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मिट्टी धंस गई है या ऐसा ही कुछ हुआ है? ओह अच्छा, मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुम्हें बताऊंगा। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसका चेहरा अचानक तनाव और दहशत में आ गया। इधर उधर देखने लगा। वो अंगीठी की ठोस दीवार की तरफ देख रहा था। सीरियस? हैरी ने चिंता से पूछा, लेकिन वो गायब हो गया था। हैरी एक पल के लिए मुंह खोलकर लपटों को घूरता रहा। फिर वो रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। वो आखिर क्यों? हरमाइनी ने दहशत भरी सांस ली, उछलकर खड़ी हो गई। वो आग को घूर रही थी। लपटों में एक हाथ दिखाई दे रहा था। हाथ इधर उधर हो रहा था, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये छोटी उंगलियों वाला गांठदार हाथ था, जिसमें पुराने फैशन की कई बदसूरत अंगूठियाँ थीं। उन तीनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। लड़कों के कमरों की तरफ जाने वाले दरवाजे पर पहुंचकर हैरी ने पलट कर देखा। अम्बरीश का हाथ अब भी लपटों के बीच में टटोल रहा था, जैसे उन्हें मालूम हो कि सीरियस के बाल कुछ पल पहले कहाँ थे। वो उसे पकड़ने की कसम खा चुकी थी।